हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बात आज हम करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। जैसा कि हमने कल आपको पूरा बता दिया था, ओवरव्यू दे दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, उन सभी को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम आपका लेकर आए हैं पहला चरण, जो आपका हमने उदारवादी चरण बताया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक उदारवादी चरण हो गया आपका, एक उग्रवादी चरण हो गया और गांधी युग, यानी कि 1885 से लेके 1947 तक का पूरा डिटेल में जो है हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम 1857 की क्रांति को लेकर आएंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें जानेंगे, जो चीज़ें हुई होंगी, और बाकी तो पूरी चीज़ें हम जानेंगे। और ये क्लास जो आपकी कोई ज़रूरी नहीं कि बिहार एग्ज़ाम के लिए ही है, जो टीचर्स की भर्ती है किसी भी एग्जाम के लिए आपकी ज़रूरी है, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि अब मॉडर्न हिस्ट्री आपका ज़्यादा पूछा जाता है। मुगल काल से मॉडर्न हिस्ट्री आपका ज़्यादा पूछा जाता है, तो उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ओवरव्यू आप एक बार समझ लेंगे, उसके बाद क्लास आपको समझ में आएगी। तो ये पहला पार्ट है। तो पार्ट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ क्लास शेयर करिए। आपको पता है कि मेहनत थोड़ी लगती है ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये आप भी समझ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोग देखें भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बात करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, लिखा है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण का समय क्या है हमारा? उदारवादी चरण का समय 1885 से 1905। तो ये पहला चरण है 1885 से 1905 को। तो इसमें क्या था, ये उदारवादियों का पूरा वर्चस्व था। इधर 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का पूरा वर्चस्व था। और ये कुछ उदारवादी नेता लिखे हैं, इनके बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे। तो शुरुआत में बात करेंगे इस संगठन का प्रभाव। एक मिनट, शुरुआत में हम बात करेंगे इस संगठन का प्रभाव शहरी शिक्षित भारतीयों को ही था और ज़्यादा नहीं था। तो हम बात करेंगे उदारवादी चरण के जो नेता थे, ये क्या करते थे? याचना करते थे। याचना यानी कि प्रार्थना, अनुनय विनय, ठीक है। याचना किससे? अंग्रेजों से। देखिए, ज़्यादा इसके बारे में कहानी जानने की जरूरत नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बस उन्हीं चीज़ों को हम जानेंगे। कहानी जानेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अनुनय विनय की हम बात करेंगे, कहानी, ठीक है। अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, इन्हीं के माध्यम से ये अंग्रेजों से सहायता लेना चाहते थे, ठीक है। प्रार्थना के हिसाब से, प्रार्थना से, ठीक है, ये अंग्रेजों से इसी हिसाब से मदद लेना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज इस सब की भाषा कहाँ समझते थे? न वो याचना की, न वो प्रार्थना की, अनुनय विनय की। उन्हें उन पे था कि उन पे अगर शक्ति या दबाव नहीं डाला जाएगा तो किसी की प्रार्थना से मानने वाले नहीं थे। लेकिन जो ये उदारवादी नेता थे, इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था कि अंग्रेज जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो इन्हें ये विश्वास था, और यही विश्वास ये बहुत ही खतरनाक था। तो हम बात करेंगे तो ये क्या करते थे, कैसे करते थे? उदारवादी चरण के जो नेता थे, याचना करते थे, अनुनय विनय करते थे, प्रार्थना करते थे। इससे सोचते थे ये कि अंग्रेज हमारी बात मान जाएंगे और हमारे पक्ष में निर्णय देंगे। लेकिन अंग्रेज क्या है, इनकी बात नहीं मानते थे। वो अंग्रेज जो है इनकी बात नहीं मानते थे। और फिर आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। और इस जो उदारवादी चरण के नेता थे, इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने न किसानों के लिए कुछ किया था। इस समय में जो है, न किसानों के लिए कुछ हुआ था, न महिलाओं के लिए कुछ हुआ था, न बच्चों के लिए कुछ हुआ था। तो यही सारी चीज़ें थी। ओके, ये मतलब कहने का ये मतलब है कि उदारवादी चरण के नेता जो थे, ये गरीबों की आवाज़ नहीं बन पाए थे, ठीक है। गरीबों की आवाज़ नहीं बन पाए थे, ये कहने का मतलब है। इसमें कहा जाता था कि जो इस समय कांग्रेस थे, ये गरीबों की आवाज़ नहीं बन पाए थे। बस इतनी चीज़ें हैं। तो प्रमुख नेता के बारे में हम जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रमुख नेता कौन कौन से थे आपके? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और WC बनर्जी। मैंने 2 बार लिख दिया क्या? नहीं, ठीक है, WC बनर्जी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इन नेताओं के बारे में। थोड़ा सा हम जानते हैं। जो फिरोज शाह मेहता थे आपके, इन्हें कहा जाता था मुंबई का बादशाह, ठीक है। इसको भी जान लीजिए, मुंबई का बादशाह इन्हें कहते थे, मुंबई का बादशाह। देखिए, पहले हम थोड़ा सा उदारवादी चरण के बारे में इसलिए जान रहे हैं, उसके बाद हम जानेंगे आपका कांग्रेस के बारे में, कि थोड़ा सा जान लीजिए उसके बारे में है। कांग्रेस के बारे में जानते हैं उसके बाद ही। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, फिरोज शाह मेहता जो थे, इन्हें मुंबई का बादशाह कहा जाता था। उसके बाद बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये पहले कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिसको हम जानेंगे। कांग्रेस के पहले जो थे मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इसको भी अभी हम भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जानेंगे। तो ये भी चीज़ देख लीजिए आप, ठीक है। और बात करेंगे दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में कुछ हम थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। तो इसको हम देखते हैं, दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में हम जानेंगे। इन्हें क्या कहा जाता था? भारत का पितामह कहा जाता था, भारत का पितामह। और क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था,
ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, तो ये सब पूछी जाती हैं चीज़ें, याद रखिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था दादा भाई नौरोजी ने, तो इन चीज़ों को भी हम जानेंगे और हम बात करेंगे। तो देखते हैं, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया गया था। और सर्वाधिक बार भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, यानी कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, ठीक है, INM कह सकते हैं, NC कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक बार अध्यक्षता की थी, 3 बार अध्यक्षता की थी, यानी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कब कब? 1886, 1893 और 1906, यानी कि 1886, 1893 और 1906। और ये पहले कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। 1886 में जब ये चुने गए थे तो कहा जाता है कि पहले पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है, पारसी अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष। तो भी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कौन पहले मुस्लिम थे, कौन पहली महिला थी, कौन पारसी अध्यक्ष थे, कौन हिंदू अध्यक्ष थे, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम जानते हैं, तो इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, इन्हें क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात, याद रखिएगा। इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। और हम बात करेंगे कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी के राजनीतिक गुरु। देखिए चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पर नहीं लिखी जाती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता था। और गांधी जी के क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। और फिर आगे हम बात करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, बस इतना ही जानिए ये, ठीक है। और जो MG रानाडे थे वो इनके गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु अगर पूछा जाए तो MG रानाडे थे इनके गुरु। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा चाहे लिखावट ना समझ में आ रही हो, लेकिन जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से देखिएगा। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हम बात करें तो सिविल सेवा में जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले, सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। और हम बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ी सी एक बात और कर लेंगे कि इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहते थे। इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहते थे, बिना ताज का बादशाह, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ी सी चीज़ें हम और जानते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर ये जो आपकी समिति लिखी है इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम बात करेंगे उदारवादी चरण की। तो उदारवादी चरण के जो नेता लोग थे, ये अंग्रेजों से पूरी प्रार्थना के साथ, अनुनय विनय के साथ ये जो है अपनी मांग करते थे। इन्हें पता था कि अंग्रेज जो है हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, वो हमारे ही पक्ष में फैसला लेंगे, यानी कि अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता पर था इन्हें पूरा विश्वास था। ये नहीं सोचते थे कि अंग्रेज हमारी बात नहीं मानेंगे। इनको ये विश्वास था कि अंग्रेज हमारे हित में सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए इनकी जो सोच थी, इनकी राजनीतिक और देशभक्ति दोनों सोच थी, और जब दोनों सोच कहीं ना कहीं मिलती है तो देशभक्ति आपकी कहीं ना कहीं दब जाती है, ठीक है। तो बस वो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, बस आपको जो पूछी जाएंगी वो चीज़ें जानिए कि इसके प्रमुख नेता अगर पूछा जाए तो आप क्या रखेंगे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और WC बनर्जी, ठीक है। ये प्रमुख नेता थे, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिरोज शाह मेहता को मुंबई का बादशाह कहा जाता था। बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, पहले पारसी अध्यक्ष थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 1886 में, 1893 में और 1906 में। और हम बात करेंगे इन्हें जो है भारत का पितामह भी कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने सिद्धांत दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। इनके बारे में इतनी चीज़ें जानेंगे। फिर देखेंगे हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जानेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, और जो है बिना ताज का बादशाह इन्हें कहा जाता था। और ये वो व्यक्ति थे, BPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन में थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। अभी हम आगे बात कर लेंगे। और फिर बात करेंगे मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले आपके छूट गए। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनके गुरु कौन थे? MG रानाडे थे, इनको ध्यान से देखिएगा। और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये कई बार पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और जो थे आपके मदन मोहन मालवीय और WC बनर्जी, इनके बारे में हम जानेंगे। और हम बात करेंगे कि ये जो हमने लिखा है कि जब अंग्रेज जो है उदारवादी नेताओं की बात नहीं मानने लगे, तो जो है लंदन में सन 1887 में लंदन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता यहाँ पर किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता किसकी थी? दादा
भाई नौरोजी, ऐसे ही लिख दिया है मैंने। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति का गठन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, अगर पूछा जा सकता है कि भारतीय सुधार समिति का गठन कब किया गया था, तो 1887 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। बस आप इतनी चीज़ें जानिए, ज़्यादा चीज़ें जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपका यहाँ से अगर इतना ही पूछा जाएगा। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पे आते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जानने वाला इतना अधिक कुछ नहीं है, बस इतनी चीज़ें आप जानिए कौन कौन था, और बाकी सारी चीज़ें भी आगे आती जाएंगी और आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो पहले हम स्थापना की बात करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। अगर इनका हम पहले पूरा नाम जानते हैं तो इनका पूरा नाम क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, ठीक है। और ये स्कॉटलैंड के थे, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के थे। और इन्हें क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। तो ये याद रखेंगे, अभी चीज़ें आगे रिपीट होती जाएंगी आपकी। हर्मिट ऑफ शिमला इन्हें कहा जाता था, ए ह्यूम को। और वायसराय कौन थे, डफरिन था। लॉर्ड हम नहीं कहते हैं, ठीक है, हम डफरिन केवल कह रहे हैं। और डफरिन कहाँ से कहाँ तक था, 1884 से 1888 तक। और डफरिन ने ही कहा था जो कांग्रेस की संस्था है ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। तो डफरिन ने क्या कहा था, जो कांग्रेस की संस्था है ये किसकी संस्था है, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। ये इसका कथन था। अगर कथन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है, ठीक है। डफरिन ने क्या कहा था कि कांग्रेस क्या है, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी। और देखिए, भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता था, A.O. ह्यूम को। तो ये भी याद रखेंगे, भारत में क्या कहा जाता था, पक्षी विज्ञान का जनक। पक्षी विज्ञान का जनक शायद दिख रहा हो आपको, सुन लीजिएगा, पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता था। अब प्रथम अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस अधिवेशन के जो हुआ था, पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे। और इसमें जो है 72 सदस्यों को शामिल किया गया था, 72 सदस्य थे। और ये हुआ कहाँ पर था, देखिए प्लेग फैलने के कारण ये पूना में नहीं हुआ था, पुणे में नहीं हुआ था, इसलिए ये मुंबई में हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, मुंबई में। अगर स्थान पूछा जाएगा तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई, यहाँ पर हुआ था। और इसमें कुल 9 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। तो हमने क्या जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई। संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। और ये स्कॉटलैंड के थे, इन्हें पक्षी विज्ञान का भारत में जनक भी कहा जाता था। और वायसराय कौन थे उस समय वायसराय था डफरिन, 1884 से 1888 तक। इसने कहा था कि कांग्रेस जो है राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। फिर हम बात करेंगे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे। और सदस्य यहाँ पर कौन थे, 72 सदस्य थे। और स्थान कहाँ पर ये हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई। और प्लेग के कारण कहाँ, अगर पूछा जाए किस कारण पूना से हटाया गया था, तो प्लेग के कारण ये पूना से हटा दिया गया था, पूना में नहीं हुआ था। और यहाँ पर कुल 9 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। अब देखिए, जो 72 सदस्य थे, सबसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से थे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस मैप को, अधिवेशन की। देखिए, थोड़ा सा हम ऐसे बना रहे हैं, बन नहीं पाएगा वैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, मान लीजिए कि ये बन गया मैप, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका मैप बन गया। तो ध्यान से देखिएगा, हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, मुंबई है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मुंबई है। यहाँ पर क्या है आपका, पंजाब है। यहाँ पर क्या है, पंजाब है। इधर हमने मान लिया क्या है, बंगाल है, ठीक है। कितने हो गए, पंजाब माना हमने, बंगाल माना, मुंबई माना। और क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर, एक सेकेंड, इधर मान लेते हैं हम मद्रास, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया क्या है, मद्रास है आपका। और इधर हमने मान लिया क्या है, अवध, ठीक है। तो ये आपका पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से थे। तो सबसे ज़्यादा जो सदस्य आपके थे वो सबसे ज़्यादा थे, 38 सदस्य थे मुंबई से, ठीक है। और 21 सदस्य आपके कहाँ से थे, मद्रास से थे। तो हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा सदस्य पूछा जाए तो मुंबई से थे 38 सदस्य, मद्रास से आपके 21 सदस्य थे, बंगाल से 3 थे, अवध से 7 थे। बंगाल से 3 सदस्य थे, अवध से 7 थे। और यहाँ आपके भी शायद 3 थे, देख लेते हैं, 3 ही थे। काउंट कर लीजिए, काउंट कर लेते हैं, 31, 3, 24, 24 और 7 31, 31 और 4 नहीं 31 और 3 34, और 34 और 38 क्या हो गया, यानी कुल मिला के 72 सदस्य हो गए। तो बस यही आपसे पूछा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पूछा जाता है कि सबसे अधिक सदस्य कहाँ से थे, तो मुंबई से थे। अगर पूछा जाए कि जो 72 सदस्य थे कहाँ कहाँ से थे, तो ये कहाँ कहाँ से थे, पंजाब से थे, मुंबई से थे, मद्रास से थे, बंगाल से थे और अवध से थे। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो यहीं से आपके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बस उन्हीं चीज़ों को आप जानेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें हम कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, ना ही कोई कहानी आपको बताएंगे। अब कुछ चीज़ें और हैं इसके बारे में हम जानते हैं, फिर सारे अधिवेशन को भी हम जान लेते हैं, ठीक है।
चलिए, हमने क्या देखा, पंजाब से 3 सदस्य, मुंबई से 38। बस सबसे ज़्यादा आपको यही याद रखना है कि सबसे अधिक सर्वाधिक कहाँ से थे, मुंबई से थे, 38 सदस्य। सर्वाधिक थे आपका मुंबई से, कितने सदस्य थे, 38। तो इतनी चीज़ें आप देख लीजिए। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही गई होगी। धीरे धीरे क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अच्छे से जो है आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा। पीडीएफ देख लीजिए, ऐसा ही आप पाएंगे अगर पीडीएफ पा भी रहे हैं तो अच्छे से देखिए। अब हम कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए, अब हम देखते हैं आगे कि जैसा कि हमने देखा कि स्थापना कैसे हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब हम देखते हैं नामकरण के बारे में कि पहले क्या नाम था, अब क्या नाम पड़ा, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो हम बात करते हैं नामकरण। तो पहले इसका प्रारंभिक नाम क्या था आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये नाम कब था, 1884 में। ये सन आप याद रखेंगे, 1884 में नाम क्या था इसका, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था 1884 में। फिर इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। किसके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। इसको हम याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो हम कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। और ये जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द है, इसका भी अर्थ आपको जानना जरूरी है। कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये लिया कहाँ से गया है, ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका से। और इसका अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ये याद रखेंगे हम, लोगों का समूह। ठीक है, चलिए, ये परिवर्तित नाम हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे, जैसे कुछ नाम हमने लिखे हैं, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक लिखा है हमने सर सैयद अहमद खान। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा था, बीपीएससी ने पूछा था। ठीक है, इसने ये पूछा था कि वो कौन थे जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जिन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, ये सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ लिख देते हैं हम, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सम्मिलित नहीं थे, पहले अधिवेशन में सम्मिलित नहीं थे। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और जो सर सैयद अहमद खान थे, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो याद रखेंगे, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी कि INC, इन किसी में भी इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इसको भी हम याद रखेंगे। तो आपने नामकरण देख लिया कि पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था 1884 में, और फिर इसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बदल कर क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कांग्रेस जो शब्द है आपको उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है, और फिर बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा है। फिर बात करेंगे सर सैयद अहमद खान, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब हम देखते हैं इससे संबंधित, स्थापना से संबंधित कुछ विवाद भी हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, संबंधित कुछ विवाद भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो डफरिन की सलाह पर एव ह्यूम ने की थी। ठीक है, डफरिन की सलाह पर एव ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये हम याद रखेंगे, यानी कहने का मतलब जो तत्कालीन वायसराय था उस समय का, डफरिन क्या था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय का तत्कालीन क्या था, उस समय क्या था, वायसराय कौन था, डफरिन था, जिसको हमने अभी जाना है। और इन्हीं के सलाह या परामर्श पर हम बात करेंगे, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, अब हमने ये सारी बातें कर ली, यानी कि जन्म दिया था या स्थापना की थी, ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि तत्कालीन वायसराय डफरिन के परामर्श पर A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है को जन्म दिया था, ये कहा जाता है। फिर बात करेंगे सेफ्टी वाल का सिद्धांत, ये क्या है। देखिए, जो सेफ्टी वाल का सिद्धांत है, इसके मतानुसार, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सेफ्टी वाल का सिद्धांत है, इसके मतानुसार ये कहा जाता है कि जो 1857 की क्रांति में असफलता मिली थी, तो वो असफलता, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, 1857 की क्रांति की विफलता के बाद, ठीक है, की विफलता के बाद जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे, और असंतोष के वाष्प को बिना, ठीक है, असंतोष के वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सकता है। तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो ये कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व माना गया था कि भारतीय लोग उग्र ना हो और कुछ करे ना। ठीक है,
कि भारतीय लोग उग्र ना हो और कुछ करे ना। तो इसीलिए उद्देश्य क्या था डफरिन का? उद्देश्य यही था कि एक हम स्थापना कर देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर देंगे, उसमें लोग उलझे रहेंगे तो हमारे खिलाफ कोई चीज़ें नहीं करेंगे लोग। तो ध्यान से सुनिएगा एक बार ये चीज़ सुन लीजिएगा कि बात करते हैं कि सेफ्टी वाल सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी और इस उद्देश्य से की थी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी इसकी विफलता के बाद, ध्यान से सुन लीजिएगा, के बाद जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण ना करे। डर था इन लोगों को कि लोग अगर उग्र रूप धारण कर लेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी और असंतोष के वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो बस इन्होंने इसीलिए कर दी थी स्थापना। ये कोई हितैषी नहीं थे भारत के, ये कांग्रेस बनाते या कुछ चीज़ें बनाते। तब की डफरिन ने ही कहा था कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं ये सारे राष्ट्रद्रोही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि डर था इसीलिए इन्होंने। तो और सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में इसे प्रकाशित किया है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में बताया सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के अनुसार लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम बात करेंगे ये किसने कहा है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया है, ये भी इसी में है आपका सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी बताया है इन्होंने। तो ध्यान से देखिएगा एक बार और सुन लीजिएगा कि जो ये लाला लाजपत राय हैं इन्होंने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। तो ये किस में बताया है? यंग इंडिया में बताया है। ये मैंने अभी सेफ्टी वाल के सिद्धांत में बता दिया था, ये अलग की बात है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने बताया है। और सेफ्टी वाल के सिद्धांत के मतानुसार लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित, ये सेफ्टी वाल का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में दिया है। ये सारी चीज़ें बताई हैं, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बताएंगे जो ह्यूम है, इन्हें इसके प्रत्युत्तर में, सेफ्टी वाल के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में तड़ित चालक कहा गया है। तड़ित चालक कहा गया है। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, किसे? एओ ह्यूम को। ठीक है, एओ ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में बताया गया है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ये सारी, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें हो गई होंगी आपकी। ठीक है, चलिए अब इधर की चीज़ें होंगी। अब हम इधर की जानते हैं, कुछ टिप्पणियां लोगों ने दी हैं कांग्रेस की स्थापना पे। तो ध्यान से देखते हैं, पहला कौन सी टिप्पणी है? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ठीक है, पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ये पूछा जा सकता है आपका। देखिए इसमें सारी चीज़ें जितने हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये गर्मी बहुत है। तो क्या है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। और फिर बात करेंगे, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। इन्होंने INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी भी भाग नहीं लिया था। तो इसको भी हम याद रखेंगे। तो ये लोग के कथन याद रखने हैं कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन जो था ना तो किसी लोग के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा कोई योजनाबद्ध किया गया था। तो ये चीज़ें कही हैं। फिर बात करेंगे आगे, एक टिप्पणी और आती है, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने? कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। फिर कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। ये थोड़ा लंबा है लेकिन मैं इतना ही लिखा क्योंकि इतना ही आपके एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। फिर आगे बात करेंगे, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तिलक जी ने कहा था, क्योंकि जो है कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक ही बार होता था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैंकिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा किसने दी थी? इंपॉर्टेंट है, ये तिलक जी ने दी थी। ठीक है, तिलक जी ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैंकिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा किसने दी? तिलक जी ने दी थी। और इनकी 2 पत्रिकाएं थी, केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा। तो जो केसरी थी वो मराठी में लिखी हुई थी, जो केसरी थी आपकी वो मराठी में लिखी हुई थी, और जो आपकी मराठा थी वो अंग्रेजी में लिखी हुई थी। तो ये पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, अपोजिट था एकदम। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैंकिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा किसने दी थी? तिलक जी ने दी थी। इनकी 2 पत्रिकाएं थी, केसरी और मराठा। केसरी जो आपकी मराठी भाषा में थी और मराठा क्या थी? अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ओके, चलिए ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। देखिए चीज़ें क्या है, अब यहीं पे थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे वीडियो देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा साथ में। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था, सर सैयद अहमद खान। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है, कर्जन। और यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, ये भी तिलक जी ने ही कहा था। और फिर बात करेंगे राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैंकिंग इंस्टीट्यूट भी तिलक जी ने ही कहा था। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इनको हमने जान लिया। ओके, और इधर की भी चीज़ें हम जान ली। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में कहा है। सेफ्टी वाल का सिद्धांत के मतानुसार ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ये चीज़ें हमने जान लिया। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक साथ जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनको जान लेते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते रहेंगे। देखिए, एक साथ आप सारे अधिवेशन जान लेंगे, उसके अध्यक्ष जान लेंगे, कब हुआ था और किस लिए हुआ था, थोड़ा सा ओवरव्यू हम एक साथ ले लेंगे। उसके बाद चीज़ों को हम सीक्वेंस में लेके एकदम से चलेंगे और आपका हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा आज गर्मी की वजह से इधर उधर हो गई है क्लास, ज़्यादा इतनी अच्छी भी नहीं होगी क्लास, आपको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। अगली क्लास आपकी बहुत बेहतर तरीके से आएगी। आज थोड़ा सा बस गर्मी की वजह से इधर उधर हो गया है। तो चलिए आगे हम आते हैं। सारे अधिवेशन को हम एक साथ जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे कल की क्लास में। चलिए अब हम देखते हैं जितने भी अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, उन सभी के बारे में हम पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर आपका एक एक हम डिटेल में क्लास बाई क्लास पढ़ते रहेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, अब एक साथ डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, क्या था, एक ओवरऑल जैसे कहते नहीं है कि एक सारांश ले लेते हैं। उसके बाद हम एक एक कल से फिर पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं, कुछ अधिवेशन की बात करते हैं। वैसे तो आपके हर साल अधिवेशन हुए थे, लेकिन कुछ भी गैप था बीच में कुछ समय का। तो हम बात करेंगे सारे जो कांग्रेस के अधिवेशन हैं आपके, इन सभी के बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अधिवेशन, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं 1885 को जो कहाँ पर हुई थी, बैठक इसकी कहाँ हुई थी, मुंबई में, और ये इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ये पहले अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अध्यक्षता कहाँ पर अध्यक्षता की थी इन्होंने, और मुंबई में हुआ था 1885 में। फिर 1886 की बात करें, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। फिर बात करेंगे 1887 में मद्रास में हुआ यह अधिवेशन, और उस समय अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम थे अध्यक्ष। ठीक है, फिर बात करेंगे 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूल ने की थी, ये पहले अंग्रेज थे। ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाए कांग्रेस का पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले अंग्रेज कौन थे, जॉर्ज यूल थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम किसका है, आपका एग्जाम है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो अगर इतना भी आपका डीप में ना जाके ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सारे बन सकते हैं। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1885, 86, 87, 88 ये लगातार हुआ है। ठीक है, जितने भी लगातार के बारे में अभी हमने चारों आपको बताया है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, हमने देख लिया है। फिर 1889 में देखते हैं। 1889 में कहाँ पर हुआ था, मुंबई में। अध्यक्षता किसने की थी, बेडनबर्ग ने की थी। तो ये केवल नाम ही आपको जानना है, बेडनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी 1889 में। फिर 1890 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसको भी हम याद रखेंगे। ओके, फिर बात करते हैं आगे हम 1896 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपका है, कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार जो है गाया गया था। किसने लिखा था, टैगोर जी ने लिखा था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, टैगोर जी के द्वारा। तो बात करते हैं 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, रहमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम बात करते हैं 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, दिनेश वाचा ने अध्यक्षता की, और इसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। अध्यक्षता नहीं की थी, केवल भाग लिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने भी इसमें भाग लिया था। फिर 1905 की हम बात करते हैं, वाराणसी अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी, और यहाँ पर इन्होंने बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, 1905 की हम बात करेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे 1906 में कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन ये, और यहाँ पर अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और यहीं से स्वराज की मांग पहली बार की थी। ठीक है,
स्वराज की मांग पहली बार यहीं पे उठी थी। फिर बात करेंगे 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस थे, यहाँ पर गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग जो है अलग हो गए। तो बात क्या करते हैं कि सूरत क्या थी, रास नहीं आई, इसीलिए साथ रहने पे क्या हुए, राजी नहीं हुए और गरम दल और नरम दल अलग हो गए। तो 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी, जहां पर गरम दल और नरम दल आपके अलग हो गए थे। फिर 1911 मोस्ट इंपॉर्टेंट कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, पंडित बिशन नारायण धर ने अध्यक्षता की थी और यहीं पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी और यहाँ पे गरम दल और नरम दल जो है आपके एक हो गए थे। फिर बात करते हैं 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, पहली महिला थी ये। ठीक है, पहली भारतीय महिला नहीं, पहली महिला थी ये, तो इतना हम ध्यान रखेंगे इसको, पहली महिला थी। और फिर बात करें 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। तो इतनी चीज़ों को हमने जान लिया। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। 1885 में मुंबई में हुआ था, अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। फिर 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, पहले पारसी अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी और यहाँ पर जो है आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और फिर 1888 में इलाहाबाद में हुई थी, ये अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर बात करेंगे 1889 में मुंबई में हुआ था, अध्यक्षता बेडनबर्ग ने की थी। 1890 की हम बात करेंगे, कलकत्ता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। 1896 कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था यहाँ पर। और 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दिनेश वाचा ने अध्यक्षता की थी, गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार भाग लिया था। 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी, बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे, फिर आते हैं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, स्वराज की मांग यहीं से उठी थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी, यहाँ पर क्या होता, गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, पंडित बिशन नारायण धर ने जो है अध्यक्षता की थी, यहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय है। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, इसमें क्या है, गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। फिर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर बात करेंगे 1918 की, दिल्ली में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ एक चीज़ है जिस पर हम स्टार लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दादा भाई नौरोजी पे हम स्टार लगा रहे हैं, यहाँ पर हैं, अभी एक जगह और आएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 3 बार दादा भाई नौरोजी ने जो है अध्यक्षता की थी। चलिए आगे हम बात करते हैं 1920 में। 1920 की बात करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। याद रखेंगे 1920 कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था। फिर 1923 की बात करें, दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी, जो सबसे कम उम्र के थे। ठीक है, सबसे कम उम्र के थे, इनको भी हम याद रखेंगे। सबसे कम उम्र के अगर पूछा जाए कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे कम उम्र के। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, बेलगाम में अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी, मात्र एक अधिवेशन में। ठीक है, मात्र एक अधिवेशन में, ये याद रखेंगे हम। फिर बात करेंगे 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था और सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट इंडियन लेडी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन लेडी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फिर बात करेंगे 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर क्या है, श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता की थी। फिर 1929 की हम बात करेंगे, लाहौर अधिवेशन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी आपकी। 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर उठी थी। फिर 1931 में जो है कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी, यहाँ किसान अधिवेशन की बात की गई थी। ठीक है, सारी चीज़ों को हम एक डिटेल में जानेंगे, ये मत जानिएगा कि ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, बस ये आपको ओवरव्यू हमने दिया है कि ये अधिवेशन है, इतने सारे लगभग जितने इंपॉर्टेंट थे हमने लिखे हैं, बाकी हम एक एक को लेके चलेंगे आपके लिए। फिर 1937 में बात करें, फैजपुर बंगा में जो है, फैजपुर ये बंगाल में पड़ता है। ठीक है, फैजपुर बंगाल में पड़ता है शायद, हाँ बंगाल में ही पड़ता है। ओके, एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ये पहला गांव था। ठीक है, पहले गांव में अधिवेशन हुआ था, तो वे पहला गांव था। फिर 1938 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए यहाँ पर एक बात थी कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने किसको खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था और उन्होंने कहा था कि अगर पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं तो वो मेरी हार होगी। तो उसमें क्या सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, तो इससे गांधी जी खुश नहीं थे। तो 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया।
ठीक है, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इन्हें कौन अध्यक्षता किसे मिली? राजेंद्र प्रसाद को मिली। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, तो वो पद किसे सौंपा गया था? तो वो पद सौंपा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सिर्फ गांधी जी के अनबन पे इन्होंने ऐसा किया था। फिर बात करेंगे 1939 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद ने जो है अध्यक्षता की थी यहाँ पर, और सबसे लंबे समय तक इन्होंने अध्यक्षता की थी, सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता की थी, याद रखेंगे। 1946 मेरठ अधिवेशन, JB कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय भी यही अध्यक्ष थे, कौन से? JB कृपलानी। फिर 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ था और सीतारमैया जो है यहाँ पर अध्यक्ष बन गए थे, यानी कि इनकी मनोकामना पूरी हो गई। यहाँ से आके 1938 से लेकर 1946, 10 साल में, 10 साल के बाद ये बन ही गए। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। 1920 कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था। 1923 दिल्ली अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के थे। फिर 1924 बेलगाम अधिवेशन, गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी मातृक अधिवेशन में। फिर बात करेंगे 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला। फिर बात करेंगे 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन, श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता की थी। फिर 1929 में बात करेंगे लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी, किसान अधिनियम जो की बात की गई थी। 1937 की बात करें फैजपुर, ये पहला गांव था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। फिर बात करेंगे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, मध्य प्रदेश में हुआ था ये, और राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की, और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले बन गए थे। सबसे कम उम्र के भी यही थे और सबसे लंबे समय तक भी यही थे। फिर 1946 में मेरठ अधिवेशन, JB कृपलानी ने अध्यक्षता की थी, स्वतंत्रता के समय भी यही थे। और 1948 में जयपुर अधिवेशन, ये सीतारमैया ने अध्यक्षता की थी। तो ये सारी चीज़ें हुई, लगभग ओवरव्यू हमने पूरा ले लिया कि जितने भी अधिवेशन हुए थे जो महत्वपूर्ण थे सभी के बारे में हमने जान लिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये 2 क्लासेज आपके लिए, ये पिछली भी क्लास देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी आज हो सकता है ना पसंद आई हो तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, अगली क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलेगी। आज थोड़ी सी, जैसा कि हमने बताया कि थोड़ी सी गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे अधिवेशन हो गए, इनको आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि ओवरव्यू हमने ले लिया है। अब हम एक एक लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम एक एक लेके चलेंगे 1947 तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ये सारी चीज़ें खत्म होंगी उसके बाद हम 1857 की क्रांति को भी पढ़ेंगे। तो चिंता मत करिएगा, हम लगभग इन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका अलग से दिया गया है, तो इस पर भी आप ध्यान में रखेंगे। और पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही ये क्लास देखिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।